Okay, good morning all. Am I audible? Please reply. Okay. So today we'll do genetic counseling and prenatal diagnosis. Okay. So I am taking this slide or information from somewhere else. Book से भी ली हूँ थोड़ा थोड़ा and these are very ये जहाँ से मैंने लिया दे आर सो एक्सपर्ट एक्चुअली. आप लोग आगे जाके और देखोगे जो जनरली जेनेटिक्स लेके काम करते हैं या फिर गायनोकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन दे हैव वेरी साउंड नॉलेज अबाउट दिस जेनेटिक काउंसलिंग एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस. ओके, सो अच्छे से सुनना और ये स्लाइड को फॉलो करना तो आप लोगों का हो जाएगा. बुक में भी है बट यहाँ पे थोड़ा सा इलैबोरेटली है. मैं आप लोगों को थोड़ा सा इलैबोरेटली यहाँ पे बताऊंगी बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर टुडेज लाइफ. एवरीबडी शुड नो दिस थिंग. ओके, एंड दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम समवेयर. इट इज़ वेरी यूजफुल. बुक में भी है लेकिन इतना इलैबोरेटली नहीं है. Okay, so we'll start the genetic counseling first. So what is genetic counseling? Genetic counseling is communicative process which deals with human problems associated with occurrence and or recurrence of a genetic disorder in a family. ठीक है, ये आप लोगों को पता है. जेनेटिक पूरे स्टडी हम लोग जेनेटिकल स्टडी मीन्स रिलेटेड टू जीन्स, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल का है. सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप लोग बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़े हो उसको. सो ये फैमिली में कोई भी किसी के भी फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो इट कैन बी फर्दर कैन कम विद द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, सो जेनेटिक काउंसलिंग इज़ अ कम्युनिकेटिव प्रोसेस. तो आजकल क्या करते हैं सम डॉक्टर्स ऑल्सो, सम जेनेटिक एक्सपर्ट ऑल्सो एंड सम पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर एवरीवेयर आप लोग सुने भी हो तो जिसको हम लोग जेनेटिक कंसल्टेंट बोलते हैं. या फिर डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली दे आर डूइंग देयर रोल, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी टू काउंसिल द पेशेंट और काउंसिल एवरी ह्यूमन बीइंग. So this genetic counseling for today's life it is very important. An individual who seek genetic counseling is known as a consultant. ठीक है, ये आपको पता ही है. तो जेनेटिक डिसऑर्डर को मतलब फैमिलीज में क्या करने से होता है या फिर कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, क्या नहीं करना चाहिए, अगर किसी में जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस है. सो दीज आर द एंड व्हाट आर द टेस्ट और डायग्नोसिस इन्वॉल्व विथ इट. तो यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो जेनेटिक काउंसलिंग क्या है ये आपको समझ में आ गया. नाउ काउंसलर इज एक्सपेक्टेड टू present information in a natural non-directive manner and to provide support to the individual and family to cope with decision that are made. मतलब काउंसलिंग इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज पेशेंट अगर जेनेटिक पेशेंट ऐसे डिसऑर्डर पेशेंट अगर कोई है तो फैमिली में उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसके साथ हम लोग बिहेव करेंगे या फिर ये कैसे आया है, फर्दर ये कैसे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ है क्या. तो यही सब समझाने के लिए, क्योंकि जो जिनके पास जेनेटिक डिसऑर्डर है ऐसे बहुत सारे पेशेंट आप लोग इनिशियल जाके देखोगे क्लिनिक्स में जिनको मतलब उनके हिसाब से हम लोगों को बिहेव करना पड़ता है और उनको साथ चलना पड़ता है. तो these are the things every normal human beings cannot do all the things without knowing any knowledge of it. ठीक है, so उनको पहले एक नॉलेज चाहिए. तो इसी नॉलेज को बताने के लिए काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है. नॉट ओनली द पेशेंट, obviously the whole family should know the things अबाउट दिस जेनेटिक डिसऑर्डर. तो सबको ये जो काउंसिल करना
इसी को बोलते हैं जेनेटिक काउंसलिंग, राइट। सो दिस इन्वॉल्व्स एन अटेम्प्ट बाय काउंसलर टू हेल्प द कंसल्टेंट, क्या करना पड़ता है, टू अंडरस्टैंड द मेडिकल फैक्ट्स इंक्लूडिंग डायग्नोसिस, मतलब क्या ये है क्या डिसऑर्डर, व्हाट आर द मेडिकल फैक्ट्स आर रिलेटेड विद दिस डिसऑर्डर। मेनी डिसऑर्डर्स कैन हैपन, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, आप लोगों को अभी पता ही है। एक्सक्यूज मी, क्लास हो चुका है, तो क्या समझाना पड़ता है उनको, व्हाट आर द मेडिकल फैक्ट्स इन डायग्नोसिस, प्रोबेबल कोर्स ऑफ डिसऑर्डर एंड अवेलेबल मैनेजमेंट, क्या है वो डिसऑर्डर एक्चुअली क्या है और इसका मैनेजमेंट क्या है। फिर अंडरस्टैंड द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द डिसऑर्डर एंड द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंड ट्रांसमिटिंग इट, मतलब ये कैसे ट्रांसमिट होता है, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे मैनेज कर सकते हैं जो नेक्स्ट ये ट्रांसमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द ऑल्टरनेटिव्स फॉर डीलिंग विद द रिस्क ऑफ रिकरेंस, ठीक है। चूज द कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर देम, मतलब बहुत सारे डिजीजेस हैं, तो कोई पेशेंट, एक पेशेंट जो डिसऑर्डर लेके आ रहे हैं, हम लोग उसको उसी डिसऑर्डर के बेसिस पे काउंसिल करते हैं, मतलब उस डिसऑर्डर के बेसिस पे उसको क्या बताना है, क्या मैनेज करना है, कैसे चलना है, वो वही है काउंसलिंग। सो एंड टू मेक द बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट टू द डिसऑर्डर इन एन अफेक्टेड फैमिली मेंबर एंड और टू द रिस्क ऑफ रिकरेंस ऑफ द डिसऑर्डर, वही थिंग है, मतलब फैमिली को अवेयर करना एज वेल एज पेशेंट को थोड़ा सा समझाना, मेनली फैमिलीज़ को अवेयर करना कि ये डिसऑर्डर के साथ आपको ये पेशेंट को लेके कैसे चलना है, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। दीज आर ऑल वी डिस्कस इन द काउंसलिंग, दिस इज नोन एज द जेनेटिक काउंसलिंग। नाउ व्हाट आर द पर्पस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग? सो पर्पस है, दिस प्रोवाइड concrete accurate information about inherited disorder, ठीक है। reassure people who are concerned that their child may inherit a particular disorder, that the disorder will not occur. okay, कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए जेनेटिक काउंसलिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रीनेटल कुछ टेस्ट्स है जिससे हमको पता चलता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों में आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हम लोग फिर मदर को वैसे काउंसिल करते हैं, या फिर कुछ ट्रीटमेंट ऐसा होता है ताकि वो बच्चे पे ट्रांसमिट ना हो। तो यही सब मैनेजमेंट और पर्पस है फॉर जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। देन अलाउ पीपल हु आर अफेक्टेड बाय इनहेरिटेड डिजीज टू मेक इन्फॉर्म चॉइस अबाउट फ्यूचर रिप्रोडक्शन, मतलब जिनको ऑलरेडी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है फ्रॉम देयर पेरेंट, तो उसको हम लोग पहले से काउंसिल करते हैं कि इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट देयर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो गेटिंग दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। ओके, सो ये भी एक पर्पस है जेनेटिक काउंसलिंग का। एडुकेट पीपल अबाउट इनहेरिटेड डिसऑर्डर एंड द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी हम लोग काउंसिल कर सकते हैं ताकि ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए अवेयर करने के लिए। इफ समवन हैज सम सिम्टम्स या फिर समवन हैव सम डिसऑर्डर आफ्टरवर्ड, सो उन लोगों को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरत है ताकि इन फ्यूचर, मतलब फॉर द नेक्स्ट जनरेशन में वो ना आए, या फिर अगर आ भी गया तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करें, यही मेन पर्पस है। सो एंड ऑल्सो ऑफर सपोर्ट बाय स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू पीपल हु आर अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी एक पर्पस है। ओके, सो दिस आर द पर्पस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। नाउ इंडिकेशंस क्या है, व्हाट आर द इंडिकेशंस? इंडिकेशन क्या है जिसके वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है? बहुत सारे इंडिकेशंस है। फर्स्ट विल बी द एडवांस प्रीनेटल एज। ओके, parental age, advanced parental age today this is a very important thing, क्योंकि आजकल लेट मैरिज बहुत ज़्यादा होता है, तो एडवांस पेरेंटल एज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
क्योंकि एज के साथ साथ बॉडी में हार्मोनल बोलो, मेटाबॉलिकल बोलो, एवरीथिंग विल चेंज। ओके, तो हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हम लोग देखेंगे। तो आजकल स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब करियर लेके, स्टडीज़ लेके, हायर स्टडीज़ की वजह से पेरेंटल एज बहुत ज़्यादा हो ही रहा है। सो मैटरनल एज लाइक इक्वल और ग्रेटर देन 35 इज़ लिटिल हार्मफुल। एक्चुअली 35 इयर्स के ओवर हो गया तो जेनेटिक डिसऑर्डर होने का चांसेस हो जाता है, बिकॉज देयर विल बी मेनी मोर चेंजेस अकर्स इन द मैटरनल बॉडी और फिर ह्यूमन बॉडी, स्पेशली लेडीज ओवर 35। ओके, और पैटर्नल एज इक्वल और एबव 50। तो उसमें ये इंडिकेशन, मतलब ये एज एक एडवांस एज एक इंडिकेशन है जिसकी वजह से हम लोग को जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। सो नेक्स्ट इज प्रीवियस चाइल्ड विथ और फैमिली। ठीक है, प्रीवियस चाइल्ड में कोई कंजेनिटल एनोमली है या फिर डिसमॉर्फिज्म, दीज आर द डेवलपमेंटल डिले, आइसोलेटेड बर्थ डिफेक्ट्स, तो वो भी नेक्स्ट में आने का चांसेस है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, न्यूरोपैथी, मायोपैथी, एम्बिगुअस जेनिटेलिया, जो भी हो तो वो नेक्स्ट में फिर पास हो सकता है। These are the indication. If this indications has someone has, तो वो this can be transmit for their next generation या फिर next baby को भी वो transmission आ सकता है। Third, adult onset genetic disorder, जैसे like cancer, consanguinity, teratogen exposure. These are the repeated pregnancy, loss or infertility, pregnancy screening abnormality. So these are the indication. मतलब किसी को adult onset genetic disorder है उनको भी नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है। कंसंग्विनिटी किसी को है, टेराटोजन एक्सपोजर अगर किसी को है, सो दीज आर द इंडिकेशन। ये इंडिकेशन है कि आपके नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसमिट हो सकता है। फिर हेटेरोजाइगस स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन ethnic risk like sickle cell anemia, then thalassemia. These are also a genetic disorder only and it can be transmitted for their next generation. Then follow up to abnormal neonatal genetic testing. ये very abnormal neonatal testing के लिए ये भी एक इंडिकेशन है जिस वजह से मतलब genetic disorder हो सकता है। Now types of genetic counseling, two types of genetic counseling are there. One is prospective and another retrospective. So prospective genetic counseling क्या है? This allows for the true prevention of disease. This require true prevention of disease, मतलब ये prospective genetic counseling में true prevention, अगर कोई disorder है तो उसको prevent करने के लिए जो management है, तो ये काउंसलिंग में बताया जाता है। दिस रिक्वायर्स टू आइडेंटिफाई हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर एनी पर्टिकुलर डिफेक्ट बाय स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के साथ उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कहाँ पे डिसऑर्डर है और किसके लिए डिसऑर्डर, मतलब कौन से जीन या फिर क्या डिफेक्ट है। एक्सप्लेनिंग टू देम द रिस्क ऑफ देयर हैविंग अफेक्टेड चिल्ड्रेन इफ दे मैरी अनदर हेटेरोजाइगोट फॉर द सेम जीन। ठीक है, ये सब हम मतलब काउंसलिंग का बेसिस ही ये है कि हम लोग वो जो प्रोस्पेक्टिव मतलब जो प्रिवेंटिव मेजर है उसको हम लोग ढूंढते हैं, बिकॉज हम लोग अच्छे से उसको मैनेज या फिर ट्रीट कर पाए। इफ हेटेरोजाइगस मैरिज कैन बी प्रिवेंटेड और रिड्यूस द prospects of giving birth to affected children will diminish. ठीक है, मतलब अगर हेटेरोजाइगस मैरिज हम लोग बंद कर दें, इसीलिए आजकल आप लोग सुने होंगे कि बिफोर मैरिज थैलासीमिया टेस्ट, सिकल सेल एनीमिया टेस्ट, HIV टेस्ट, ये सब मतलब बहुत सारे लोग कराते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस यही है, ये दिस इज द टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। मतलब ये हम लोग समझाते हैं ह्यूमन बींग्स को ताकि आप लोगों के दिमाग में ये रहे हेटेरोजाइगस मैरिज कैन बी प्रिवेंटेड, तो इसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज द
these are the importance of genetic counseling. तो इसीलिए genetic counseling की बहुत ज़रूरत है. Hope you all have understood. Please reply. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Please reply. Okay, thank you. So this is the prospective genetic counseling. Next is retrospective genetic counseling. So what is retrospective? Most genetic counseling are present is retrospective. The hereditary disorder has already occurred within the family. मतलब किसी में hereditary disorder है, वो family में किसी को है, तो वो next generation में आ रहा है. जैसे mental retardation, साइकियाट्रिक इलनेस, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, सब कुछ आप लोगों को पता है अभी. सो दिस कैन बी ट्रांसमिट टू देयर नेक्स्ट जनरेशन. द मेथड्स विच कुड बी सजेस्टेड अंडर रेट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग, दीज आर contraception, pregnancy termination, sterilization, these are the cause for retrospective मतलब ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर का रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे ये कॉजेस है. जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करना, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देना, स्टेरिलाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें, तो ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है जो फैमिली में है और नेक्स्ट जनरेशन में या फिर पेरेंट्स में है जो नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसमिट हो रहा है. सो दिस इज़ नोन एज द रेट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग. तो इसके बारे में भी हम लोग ह्यूमन बींग्स को या फिर पेशेंट को अवेयर करते हैं. सो दिस इज अ टाइप ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव काउंसलिंग. नाउ व्हाट आर द एरियाज ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, मतलब कहाँ हम लोग को ये जेनेटिक काउंसलिंग करने की ज़रूरत है. फर्स्ट द प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग. प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज लाइफ. ठीक है, आजकल बहुत बिजी लाइफ सबका हो गया है और वर्किंग शेड्यूल भी ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस एज वेल एज मेटाबॉलिक चेंजेस भी आ रहा है. क्योंकि ह्यूमन बींग्स का क्या है, शेड्यूल बदल रहा है. मतलब शेड्यूल नॉर्मल नहीं है, आज ऐसा शेड्यूल है तो कल दूसरा शेड्यूल है, तो इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. सो प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे कि सेवरल डिफरेंट रीजन्स अ पर्सन और कपल में सीक पेरेंटल जेनेटिक काउंसलिंग. द टास्क इज टू असेस रिस्क टू अ कपल ऑफ हैविंग अ चाइल्ड with genetic condition and to advise about option to manage that risk, including reproductive options such as artificial insemination and prenatal genetic diagnosis. तो some prenatal genetic diagnosis are there, वो हम लोग बाद में मतलब elaborately देखेंगे. And some artificial things also, what are the गुड और व्हाट आर द गुड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑप्शन, वो सब हम लोग काउंसलिंग में, प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग में बताते हैं. सो दिस इज़ द पर्पस, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसमिट ना हो या फिर ना आए. ओके, सो प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग ये एक एरिया है. नेक्स्ट पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग, जैसे फैमिलीज और पीडियाट्रिशियन सीक्स जेनेटिक काउंसलिंग व्हेन अ चाइल्ड हैज़ फीचर्स ऑफ एन इनहेरिटेड कंडीशन. कुछ इनहेरिटेड कंडीशन है चाइल्ड को. एनी चाइल्ड हु इज बॉर्न विथ मोर देन वन डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन और डिसमॉर्फिक फीचर्स हैज़ एन इंक्रीज चांस ऑफ हैविंग अ जेनेटिक सिंड्रोम. ठीक है, किसी चाइल्ड में है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट कैन pass on to the next. ठीक है. Task is to establish a diagnosis in a child, provide longitudinal care for the child, and advise the parents about recurrence risk and options to deal with that risk. ठीक है, तो इसी वजह से पीडियाट्रिक, जैसे कि किसी बच्चे में आ गया तो पेरेंट को फिर हम लोग को काउंसिल करना पड़ता है कि वो बच्चे को कैसे मैनेज करना है या फिर क्या करना चाहिए ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके. नॉर्मल मीन्स उसके हिसाब से नॉर्मल लाइफ वो जी सके.
ठीक है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एरिया, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग. ठीक है, होप समझ में आ रहा है आप लोगों को. नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग? जैसे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन दिस इंक्लूड प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री, डिटेल फैमिली हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री इंक्लूडिंग stillbirths and abortion if any, and exposure to teratogen. Some teratogen elements are there, उसके एक्सपोजर है कि नहीं. ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री मीन प्रीवियस कोई ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है कि नहीं. फिर पास्ट हिस्ट्री, फैमिली के प्रेजेंट डिटेल हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, बर्थ हिस्ट्री भी लेते हैं. केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ अफेक्टेड लाइक मेजरमेंट, फोटोग्राफ्स एंड ऑफ apparently unaffected individuals in the family, वो भी लेते हैं. देन पेडिग्री में कंस्ट्रक्ट अ 3 जनरेशन पेडिग्री, 3 जनरेशन पेडिग्री बनाना पड़ता है. उसमें फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि 3 जनरेशन में किसको क्या है, क्या था, क्या नहीं है, ये सब लेते हैं. विद देयर एज, सेक्स एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ कैसा था, ये भी इम्पॉर्टेंट थिंग है. फिर रिस्क असेसमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफन कॉल्ड recurrence risk, तो requires to take into account mode of inheritance, analysis of pedigree or family tree, result of various tests. मतलब फैमिली ट्री तो लेना ही पड़ता है जनरेशन वाइज, एटलीस्ट 3 जनरेशन का. फिर वेरियस टेस्ट रिजल्ट देखते हैं कि उनमें कोई प्रॉब्लम था कि नहीं, वो या फिर था तो क्या क्या टेस्ट हुआ था, टेस्ट का रिजल्ट क्या है, ये सब स्टडी करना पड़ता है. तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग. ये पहले देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग जो प्रेजेंट फैमिली मेम्बर है उसको काउंसिल करते हैं, उसको उन लोगों को समझाते हैं. ओके, सो डायग्नोसिस ऑल्सो विल बी देयर. मोस्ट क्रूशियल स्टेप ये डायग्नोसिस ही है. कंफर्म द डायग्नोसिस बाय अवेलेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो टेस्ट अवेलेबल है जो डिसऑर्डर के लिए वो टेस्ट कराते हैं. फिर कम्युनिकेशन, ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन विथ एम्पल टाइम फॉर डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग. मतलब ये सब वही काउंसलिंग का, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ काउंसलिंग. मतलब ये इंफॉर्मेशन हम लोग सबको देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन एंड क्वेश्चनेयर करके. ठीक है, फिर मैनेज कैसे करना है, डिस्कस अवेलेबल ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन ऑफ नोन कॉम्प्लिकेशन और प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, उसको हम लोग मैनेज कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो समझाते हैं. देन सपोर्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट और पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड विथ सेम डिसऑर्डर, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप. एक ग्रुप फॉर्म करना पड़ता है जिस पेशेंट को जैसे मतलब बार बार फॉलो अप कर करके मतलब एक ग्रुप फॉर्म कर किया जाता है कि इस डिसऑर्डर के पेशेंट को ये ग्रुप थोड़ा सा समझाएंगे. फिर उसके फैमिली मेम्बर्स को भी ग्रुप में ऐसे समझाना पड़ता है कि उसके साथ कैसे मैनेज करना है, या फिर फैमिली मेम्बर में कोई है तो बाकी फैमिली के मेम्बर्स को समझाना है कि ग्रुप फॉर्म करके उनके साथ कैसे चलना है. सो दीज आर ऑल वी डिस्कस इनटू द जेनेटिक काउंसलिंग. ठीक है, नाउ कमिंग टू द, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज जेनेटिक काउंसलिंग. Okay, so if there is any question, any query, any doubt, you can ask. Then I'll start prenatal diagnosis. Yes, anybody has any doubt? Please reply. गौरव, क्या डाउट है? Okay, now we'll start the prenatal diagnosis.
ओके ओके ओके। नाउ व्हाट आर द प्रीनेटल डायग्नोसिस, हम लोग क्या क्या डायग्नोसिस या फिर क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है, क्या क्या करते हैं ये काउंसिल करके, हैं आफ्टर जेनेटिक काउंसलिंग इफ देयर इज, मतलब वो जो इंडिकेशंस है, कोई भी पेशेंट अगर वो इंडिकेशन में फिट बैठ रहा है तो उनके लिए हम लोग ये प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं ताकि उनके नेक्स्ट जनरेशन में ये पास ऑन ना हो, ठीक है। सो व्हाट इज प्रीनेटल डायग्नोसिस? Procedures which are used to detect genetic disorder during early stages of pregnancy, ठीक है। तो उसको हम लोग अगर अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोग को पता चल जाए कि द बेबी हैज सम डिसऑर्डर, तो हम लोग उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, उसको नहीं हो मतलब ताकि ये डिसऑर्डर ना हो वो रोक भी सकते हैं। सो व्हाट आर द इंडिकेशन वी फाउंड टू आइडेंटिफाई फिटल डिजीज व्हेन अबॉर्शन इज बीइंग कंसिडर्ड? अभी बहुत सारे अबॉर्शन, मतलब बहुत लोग अबॉर्ट कराते हैं, एक बार नहीं, दो तीन बार कराते हैं, तो दिस विल बी द वेरी हार्मफुल थिंग फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि ये बार बार ऐसे अबॉर्शन से बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होने का चांसेस आ जाता है। सो एडवांस मैटरनल एज, ये तो मैं पहले ही बोली थी, प्रीवियस ऑफस्प्रिंग विथ क्रोमोजोमल एनोमेलीज, बहुत मतलब ऑफस्प्रिंग में कोई क्रोमोजोमल और एनोमेलीज है वो भी हो सकता है। पॉजिटिव मैटरनल स्क्रीनिंग टेस्ट, कुछ टेस्ट है उसमें भी हम लोग को पता चलता है कि द चाइल्ड हैज सम जेनेटिक डिसऑर्डर। सो mother having disease or being exposed to drug, medication or infection known to be associated with the congenital malformation, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे टेस्ट्स है जिससे पता चलता है कि मदर हैज सम और हैड सम इन्फेक्शन, या फिर कुछ ड्रग में है, कुछ ड्रग में थे, कुछ मेडिकेशन चल रहा था, तो उसकी वजह से भी नेक्स्ट जनरेशन में इफेक्ट आ सकता है। सो दीज आर द इंडिकेशन। तो अगर ये सब इंडिकेशन है तो हम लोग प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं। सम टेस्ट आर देयर, सम प्रोसीडियर्स आर देयर, तो वो प्रोसीडियर्स या फिर टेस्ट हम लोग कराते हैं ताकि पता चले इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द चाइल्ड और नॉट, ओके। मोलिकुलर डीएनए डायग्नोसिस ऑल्सो विल बी देयर फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम के साथ जो है, डायरेक्ट फिटल ट्रीटमेंट, किसी के साथ फिटल ट्रीटमेंट हो चुका है तो वो सब हम लोग देखते हैं। दीज आर द इंडिकेशन फॉर द प्रीनेटल डायग्नोसिस, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस, वो कैसे देखते हैं हम लोग, मेथड्स क्या क्या है। एक तो आप लोगों को पता ही है, इमेजिंग, जैसे यूएसजी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एमआरआई करते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत फीटस को देख के समझ में आ जाता है इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और नॉट, ठीक है। सो फ्लूइड एनालिसिस ऑल्सो विल बी देयर, दैट इज एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस, ये सब इलेबोरेटली थोड़ा सा मैं बताऊंगी बाद में। फिटल टिश्यू एनालिसिस है जिसमें कोरियोनिक विलास सैम्पलिंग आजकल बहुत करते हैं। मैटरनल सीरम टेस्ट होता है अल्फा फीटोप्रोटीन के लिए, ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट, डबल टेस्ट, दीज आर द टेस्ट विच आर डन for this diagnosis, prenatal diagnosis। फिर मैटरनल सर्विक्स, उसको भी हम लोग डायग्नोस करते हैं। मैटरनल सर्विक्स के लिए फिटल फाइब्रोनेक्टिन है, फिटल फाइब्रोनेक्टिन देखते हैं, फ्लूइड्स को देखते हैं, बैक्टीरियल कल्चर करते हैं सर्विक्स को देखने के लिए। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सर्विक्स यूटेरस में, तो उसके वजह से फीटस को प्रॉब्लम आता है एंड फीटस में जेनेटिक डिसऑर्डर दिखने लगते हैं। तो ये सब प्रीनेटल डायग्नोसिस और टेस्ट है जो आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली कराया जाता है टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। नाउ सम नॉन इन्वेसिव मेथड्स आर देयर, इन्वेसिव मेथड्स आर देयर। सो नॉन इन्वेसिव क्या क्या है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई हो गया, maternal serum analysis, maternal cervical fluid analysis, these are non invasive। but invasive method क्या क्या है, जैसे fluid analysis, amniocentesis, कॉर्डोसेंटेसिस, ये सब क्या है, इन्वेसिव, मतलब ये थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीडियर की ज़रूरत है। देन फीटल टिश्यू एनालिसिस, फीटल टिश्यू लेके उसको एनालाइज किया जाता है। कोरियोनिक विला सैम्पलिंग किया जाता है।
So these are surgical procedure, तो these are invasive methods, ठीक है, और नॉन इन्वेसिव में वो सब हो गया. So these are the prenatal diagnosis only. Now coming to the imaging like ultrasound. So ultrasound में real time of USG in the first trimester most reliable method to know the gestational age. एज जानने के लिए हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर को यूज करते हैं. फीटल ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज देखते हैं बाय बायोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ बाइपोलर डायमीटर, फिमोरल लेंथ और हेड और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, ये सब लिया जाता है. फिर फीटल एनोमलीज लाइक हाइड्रोसेफेलस, एनटीडीज, ड्यूडेनल एट्रेशिया, डायफ्रामेटिक हर्निया, रीनल agenesis, these are the anomalies that can be known with this ultrasound methods, ठीक है. Also help in performing BPP, कोडोसेंटेसिस एंड अदर इन्वेसिव प्रोसीडियर. अगर कुछ भी यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज यूएसजी में दिखे तो फिर फर्दर टेस्ट भी कराना पड़ता है टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट डिसऑर्डर व्हाट इज हैपेंड विद द फिटस, ठीक है. सो ये है इम्पोर्टेंस इसका. फिर डॉपलर यूएसजी भी करते हैं. डॉपलर यूएसजी में क्या है, जनरली वेलोसिमेट्री देखते हैं फॉर वेलोसिमेट्री एंड डिटेक्शन ऑफ इंक्रीज वास्कुलर रेजिस्टेंस ड्यू टू फीटल हाइपोक्सिया. वास्कुलर रेजिस्टेंस मतलब वेसल्स का वास्कुलर रेजिस्टेंस उसका फीटस का कैसा है, तो ये सब देखा जाता है टू यूज द डॉपलर यूएसजी, ठीक है. तो यूएसजी इसलिए कराना है. फिर फ्लूइड एनालिसिस में फर्स्ट विल बी योर कोरियोनिक विला सैम्पलिंग. कोरियोनिक विला सैम्पलिंग ट्रांस सर्वाइकल होता है और ट्रांस एब्डोमिनस होता है. दो टाइप के कोरियोनिक विला सैम्पलिंग होता है, एक है ट्रांस सर्वाइकल, अनदर वन इज ट्रांस एब्डोमिनल. सो कोरियोनिक विलास बायोप्सी करते हैं विच प्रोवाइड्स फीटल सेल, ठीक है. द प्लासेंटा कंटेन्स टिश्यू दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द फीटस. प्लासेंटा में जो है वो टोटली आइडेंटिकल टू द फीटस है. तो ये कब किया जाता है, टाइमिंग है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट 3 months ऑफ द प्रेगनेंसी. सो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुडंट बी परफॉर्म बिफोर 10 week, मतलब प्रेगनेंसी का जो 10 week है उसके पहले नहीं किया जाता है. कॉमनली परफॉर्म बिटवीन, ऑडिबल नहीं है नाउ, एम आई ऑडिबल टू यू? Bhavya, Sambhavi, am I audible now? Okay. Again, I repeat. Okay. Again, I repeat. कोरियोनिक विला सैम्पलिंग क्या है, एक ट्रांस सर्वाइकल होता है, एक ट्रांस एब्डोमिनल होता है. तो उसमें वो विलाई को लेके बायोप्सी किया जाता है विच प्रोवाइड्स फीटल सेल. तो प्लासेंटा कंटेन्स टिश्यू दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द फीटस. तो इसका टाइमिंग क्या है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ट्राइमेस्टर मीन्स हम लोग का जो ये जेस्टेशनल पीरियड है, पूरा प्रेगनेंसी पीरियड है, इसको हम लोग 3 जेस्टेशन ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके, 9 month को. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर विल बी योर फर्स्ट 3 month. तो बट द ये प्रोसीडियर हम लोग करते हैं दैट शुडंट बी परफॉर्म बिफोर 10 week. 10 week के पहले नहीं करना चाहिए एंड कॉमनली परफॉर्म बिटवीन 11 to 13 weeks, ठीक है. 11 to 13 weeks के बीच में करना है. नाउ इंडिकेशंस क्या है फॉर कैरियोटाइप, एंजाइम ऐसे, मॉलिक्यूलर डीएनए जेनेटिक एनालिसिस, दीज आर द, ये सब करके अगर हम लोग को कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर हम लोग कोरियोनिक विला सैम्पलिंग करते हैं टू सी एग्जैक्टली द टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है. नेक्स्ट मेथड्स, 2 ways टू परफॉर्म अ CVS, मतलब ये कोरियोनिक विला सैम्पलिंग. ट्रांस एब्डोमिनल है, ट्रांस सर्वाइकल है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द विलाई इन द यूटेरस. वो लोकेशन देख के फिर हम लोग डिसाइड करते हैं उसको ट्रांस एब्डोमिनली करना है कि ट्रांस सर्वाइकली करना है. ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच व्हेन द विलाई आर एंटीरियर अंडर द aseptic precaution, ultrasound guided needle is passed through the abdominal wall and the uterus to reach the villi. A syringe attached to the needle is used to the suction out a small amount of villi. तो वो लेके आ जाते हैं, ये एंटीरियरली लिया जाता है, ठीक है.
और ट्रांससर्वाइकल अप्रोच क्या है, व्हेन द विलाई आर इन द लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस, वो एंटीरियरली रहता है और ये लोअर पार्ट, वो मतलब विलाई का पोजीशन देख के फिर इसको कोरियोनिक विलाई का पोजीशन देखते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं उसको ट्रांससर्वाइकली लेना है कि ट्रांस एब्डोमिनली लेना है, ठीक है। सो अ थिन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कैथेटर, ट्रांससर्वाइकली में कैथेटर इज केयरफुली गाइडेड थ्रू द सर्विक्स अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस टू द विलाई, ठीक है, उसमें देख देख के उसमें कैथेटर डालना पड़ता है। A syringe attached to the catheter to use to suction out a small amount of villi as the catheter is withdrawn, ठीक है, small amount of villi वो कैथेटर के साथ जो नीडल फिक्स किया जाता है सिरिंज, तो उससे वो निकल के आते हैं। तो ये जो प्रोसीडियर है दैट कलेक्ट्स लार्ज सैंपल्स एंड प्रोवाइड्स फास्टर रिजल्ट देन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसीडियर है मैं बाद में बताऊंगी, बट एमनियोसेंटेसिस से भी ये ज़्यादा फास्टर रिजल्ट आता है इसका। सो डिफरेंट फ्रॉम एमनियोसेंटेसिस इन दैट इट डज नॉट अलाउ फॉर टेस्टिंग फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कुछ है तो वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो दिस इज द कोरियोनिक विला। इसमें रिस्क भी है, मिसकैरेज या फिटल लॉस का रिस्क है 1 से 2%, मतलब ये जो प्रोसीडियर हम लोग करते हैं इसमें थोड़ा सा मिसकैरेज या फिर फिटल लॉस का 1 से 2% का रिस्क रहता ही है। एनी सर्जिकल प्रोसीडियर देयर विल बी रिस्क, ठीक है, सो थोड़ा रिस्क इसमें रहता ही है। नेक्स्ट इज आपका एमनियोसेंटेसिस। सो व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? यूएसजी गाइडेड परक्यूटेनियस विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। एमनियोटिक फ्लूइड को निकालना पड़ता है यूएसजी गाइडेंस में, ठीक है, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में। सो टाइमिंग है बिटवीन 14 to 16 वीक, ठीक है, जब 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उसके बीच में ही ये प्रोसीडियर करना है, ना उसके आगे ना उसके आगे या ना उसके पहले, ठीक है। सो इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशंस जैसे कैरियोटाइप है, फिटल मैच्योरिटी है, बायोकेमिकल कुछ एंजाइम टेस्ट हुआ है, हार्मोनल टेस्ट हुआ है, डीएनए डायग्नोसिस हुआ है, फिटोप्रोटीन हुआ है फॉर एनटीडीज, ठीक है, 17 कीटो स्टेरॉयड, ये सारे प्रोसीडियर है। या ये प्रोसीडियर में ये टेस्ट में अगर कुछ रिजल्ट आया है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट आया है, तो ही हम लोग एमनियोसेंटेसिस करके देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, फीटस में क्या डिसऑर्डर आया है, ओके। सो मेथड क्या है एमनियोसेंटेसिस का? तो परफॉर्म ट्रांस एब्डोमिनली, ये ट्रांस एब्डोमिनली किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीडियर अ नीडल इज पास्ड थ्रू द एब्डोमेन थ्रू नीडल को पास कराते हैं एंड इनटू द एमनियोटिक सैक अंडर कंटिन्यूअस अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ठीक है। द नीडल से स्टिलेट इज रिमूव्ड वंस द नीडल इज इन द करेक्ट पोजिशन. A small sample of amniotic fluid like 10 to 20 ml is then removed using a syringe attached to the needle. तो वैसे fluid को collect करते हैं. This is the procedure. This is transabdominally होता है and there also will be some risk. Risk तो any surgical procedure ऐसे invasive procedure में थोड़ा risk रहता ही है. Miscarriage का risk यहाँ पे भी 1% का रहता ही है. Before 14 week of gestation has a higher fetal loss rate. 14 week के पहले कभी नहीं करना है, ठीक है। फिर ये these are the condition जहाँ पे थोड़ा सा complications रह ही जाता है for amniocentesis. Next है cordocentesis. These are all invasive procedure, ठीक है। So cordocentesis में क्या है? cordocentesis और PUBS बोलते हैं, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग। अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग तो समझ में ही आ रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड निकलना है, ब्लड निकलते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं।
सो ऑब्जेक्टिव क्या देखते हैं? प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड फीटल थेरेपी, फीटस का हेल्थ कैसा है या फिर कोई डिसऑर्डर है कि नहीं। टाइमिंग क्या है? कैन बी परफॉर्म्ड एज अर्ली एज 16 वीक ऑफ जेस्टेशन बट कॉमनली परफॉर्म बिटवीन 18 to 22 वीक ऑफ जेस्टेशन और प्रीनेटल डायग्नोसिस। मतलब जनरली 16 वीक के पहले तो कभी नहीं करना है, 16 वीक के बाद ही करना है। एंड मोस्ट कॉमनली कब करते हैं? प्रेगनेंसी वीक 18 to 22 के अंदर। ठीक है, सो ये है फोटोसिंथेसिस। इंडिकेशन क्या है? प्रीनेटल डायग्नोसिस में डिटेक्शन ऑफ एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, पॉलीसाइथेमिया। सो दीज आर द थिंग। ये सब देखने के लिए ये कॉर्डोसिंथेसिस हम लोग करते हैं। और फीटल थेरेपी जैसे ट्रांसफ्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सो मेथड कैसा है? अल्ट्रासाउंड गाइडेंस नीडल इज इंसर्टेड इन द अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन से लिया जाता है। ठीक है, विद इन द अम्बिलिकल कॉर्ड एट इट्स प्लेसेंटल एंड और फीटल एंड। या तो प्लेसेंटल एंड से ले सकते नहीं तो फीटल एंड से ले सकते हैं। तो अम्बिलिकल वेन में नीडल डालते हैं। अपन एंटरिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड द स्टाइलेट इज रिमूव्ड and fetal blood is withdrawn into a syringe attached to the hub of the needle. ठीक है, the needle is withdrawn, then the puncture site is monitored for bleeding and the fetal heart rate is assessed. उसके बाद क्योंकि पूरे fetal heart rate की एक umbilical cord से related है, हार्ट का बीट करना, तो उसके बाद fetal heart rate लेते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं। आफ्टर दिस प्रोसीडियर द फीटल हार्ट रेट एंड द यूटेराइन कंट्रैक्शन आर मॉनिटर्ड फॉर 1 to 2 आवर्स। उसके बाद ये देखा जाता है, अगर नॉर्मल रहे तो ठीक है, नॉर्मल नहीं रहे तो फिर समथिंग, मतलब इसमें रिस्क है। एनी इन्वेसिव प्रोसीडियर देयर विल बी रिस्क। सी दो प्रेगनेंसी लॉस, ओवरऑल फीटल लॉस, रिस्क ऑफ 1 to 2% रिस्क रह ही जाता है। फिर ट्रांजिएंट फीटल ब्रैडिकार्डिया, क्योंकि वही हार्ट रेट इसी कारण देखना पड़ता है। ब्रैडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तो वो उसके मैनिफेस्टेशन ऑफ वेसोवेगल रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय लोकल वेसोस्पैज्म, क्योंकि वहाँ से नीडल घुसा के लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ा स्पैज्म होता ही है। तो ये सब हम लोग को मॉनिटर करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको वैसे हिसाब से तब ट्रीट करके ठीक करना पड़ता है। सो दिस इन्वेसिव प्रोसीडियर्स आर वेरी थोड़ा सा लो रिस्क में रहता है, बट समटाइम्स इसको करना भी पड़ता है टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर इफ समवन हैज। ठीक है, देन मैटरनल सीरम टेस्ट। मैटरनल सीरम टेस्ट ये तो नॉन इन्वेसिव है, इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन के लिए ये किया जाता है। ट्रिपल टेस्ट करते हैं, डबल टेस्ट करते हैं, ट्रिपल टेस्ट करते हैं, क्वाड्रिपल टेस्ट। तो ये सब देखने के लिए जनरली ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रिपल टेस्ट, डबल टेस्ट ये सब डाउन सिंड्रोम के लिए है। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट में आपका 70% डाउन सिंड्रोम मतलब है कि नहीं 70% उसमें पता चल जाता है। क्वाड्रिपल टेस्ट में 80% पता चल जाता है कि द बेबी हैज विथ डाउन सिंड्रोम और नॉट। ठीक है, सो डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग कब कब होना चाहिए? जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे आपका ये ट्रिपल टेस्ट हो गया तो 70% हम लोग को पता चल जाता है कि कोई भी डबल टेस्ट में प्रॉब्लम आया, बीटा HCG में वहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन है या फिर हार्मोन्स है, वो सब टेस्ट होता है। जैसे ट्रिपल टेस्ट में अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्राडियोल रिड्यूस रहता है, अल्फा फीटोप्रोटीन रिड्यूस रहता है, बट बीटा HCG इंक्रीज रहता है। तो ये सब में प्रॉब्लम आने से पता चल जाता है कि बेबी में डाउन सिंड्रोम का स्ट्रेस है कि नहीं। क्वाड्रिपल टेस्ट के लिए भी देखो अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज रहता है, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्राडियोल डिक्रीज रहता है, HCG इंक्रीज रहता है, इनहिबिन भी इंक्रीज रहता है। If only first trimester quadruple screening is used, first trimester में quadruple test use करते हैं। Alpha fetoprotein is recommended as a second trimester follow up. Alpha fetoprotein कब कराते हैं हम लोग? जब second trimester में मदर जाए तभी हम लोग करते हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्वाड्रिपल टेस्ट होता है। ठीक है, क्वाड टेस्ट या फिर क्वाड्रिपल टेस्ट बोलते हैं।
और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल टेस्ट क्वाड्रिपल टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर के ऑनसेट में भी हम लोग क्वाड्रिपल टेस्ट कर सकते हैं। तो उससे भी पता चल जाता है, 80% पता चल जाता है क्वाड्रिपल टेस्ट में कि द बेबी और फीटस हैज़ एनी डाउन सिंड्रोम और नॉट। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन, सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीन डिटेक्टेड 95%। अगर इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हम लोग कुछ टेस्ट देख ले या सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कुछ टेस्ट ऐसा है जो हम लोग देखते हैं, तो उसको मैच करके भी स्क्रीनिंग टेस्ट एक होता है, मैच करके दोनों को, तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट में 95% पता चल जाता है कि द फीटस whether this fetus has any Down syndrome or not. So these are the Down syndrome screening. ठीक है, ये शायद आप लोगों को पहले से ही पता है दिस इज, एंड ये एमनियोसेंटेसिस से बहुत अच्छे से होता भी है। नाउ मैटरनल सर्विक्स, जैसे मैटरनल सर्विक्स का भी तो ये आपको पहले मैं बताई हूँ, जैसे फीटल फाइब्रोनेक्टिन इंडिकेट्स रिस्क ऑफ प्रॉब्लम बर्थ, फीटल फाइब्रोनेक्टिन is a protein. So bacterial culture identifies risk of fetal infection. Group B streptococcus, Neisseria gonorrhea. So these are fetal infection can happen. तो इसीलिए मैटरनल सर्विक्स को भी हम लोग को देखना पड़ता है। देन फ्लूइड एनालिसिस, जैसे कि कॉर्डोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस तो होता ही है, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रॉम, तो ये भी एक प्रीनेटल डायग्नोसिस है। फिर फीटल थेरेपी में क्या क्या आ रहा है, इंटरवेंशन फॉर द पर्पस ऑफ करेक्टिंग और ट्रीटिंग अ फीटल एनोमली और कंडीशन। फीटल थेरेपी इसीलिए किया जाता है, या फिर कोई भी डिसऑर्डर आए तो उसको हम लोग उस कंडीशन को ट्रीट कर पाए, इसीलिए फीटल थेरेपी इज वेरी नीडेड। तो इसका भी नॉन इन्वेसिव टाइप्स है, इन्वेसिव टाइप्स है। फीटल थेरेपी के अंदर भी वो सभी आता है, प्रिवेंटिव, थेराप्यूटिक, इन्वेसिव में जैसे कॉर्डोसेंटेसिस आ गया, फीटल सर्जरी आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूशन, ये एक प्रोसीडियर है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूशन, वो भी एक आजकल एक डायग्नोसिस है। स्टेम सेल थेरेपी, ये तो बहुत फेमस है आजकल, जीन थेरेपी, ये सब थेरेपीज, दीज आर द इन्वेसिव प्रोसीडियर विच कैन बी डन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम अकर्स। ठीक है, सो दीज आर ऑल द प्रीनेटल डायग्नोसिस। जैसे प्रिवेंटिव फार्माकोथेरेपी के एग्जांपल, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने के लिए होता है, बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ, बट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये फीटल थेरेपी में होता है, जो प्रिवेंटिव फार्माकोथेरेपी प्रोसीडियर है। थेराप्यूटिक फार्माकोथेरेपी के एग्जाम्पल है जैसे कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया, ये दीज आर द एग्जाम्पल, उसमें फीटल थेरेपी में समझ में आ जाता है। ठीक है, फिर फीटस विथ मैटरनल एसेली, रिस्क ऑफ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बिकॉज ऑफ डैमेज टू द एवी नोड। ठीक है, वो पता चल जाता है उसमें। एसेली मतलब यहाँ पे सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, उसको एसेली बोलते हैं। तो उसमें क्या है, रिस्क ऑफ कंप्लीट फीटस विथ मैटरनल एसेली, अगर मदर को कोई भी एरिथ्रोसाइट रिलेटेड डिसऑर्डर हो, मतलब इनसाइड, रिस्क ऑफ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बिकॉज ऑफ डैमेज टू एवी नोड, एवी नोड डैमेज होने की वजह से ये होता है। तो प्रिवेंशन क्या है, ओरल डेक्सामिथाजोन दिया जाता है 4 मिलीग्राम पर डे टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इफ देयर इज एनी दिस टाइप ऑफ मैटरनल एसेली अगर है तो उसमें क्या हो जाता है, फीटस में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू डैमेज टू द एवी नोड। तो उसका ट्रीटमेंट है वही डेक्सामिथाजोन 4 mg पर डे दिया जाता है, जिसके वजह से थोड़ा सा हेल्प होता है। नाउ सर्जिकल इन्वेसिव प्रोसीडियर, तो सर्जिकल प्रोसीडियर ही है। सो दीज आर ऑल द इन्वेसिव और सर्जिकल प्रोसीडियर। देन स्टेम सेल थेरेपी, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस भी है। Hematopoietic stem cell can give rise to the complete blood system, potential for treatment or even cure of many hematopoietic disease. कोई भी blood related disease हो तो ये जो stem cell therapy है, इससे वो prevent होने का chance बहुत ज़्यादा है। तो ये these are the prenatal diagnosis
can be done for the patient, mother or for the fetus. ठीक है, so genetic counseling and prenatal diagnosis for today's life, it is very very important. So hope you all have understood all the thing. If any queries or doubt you can ask. समझ में आ गया everyone? Please reply. If there is any doubt, please ask me now. ये इजी है, बस ये प्रोसीडियर का नाम थोड़ा सा जानना है. वैसे जेनेटिक काउंसलिंग प्रीनेटल डायग्नोसिस यूजी लेवल में बहुत रेयर आता है. एक दो बार हो सकता है आए बहुत पहले, अभी तो फ्रिक्वेंटली नहीं देखा. आ भी सकता है. वही थोड़ा सा ये आपको आइडिया रहे ना तो खुद भी लिख सकते हो. ये ऐसा टॉपिक है. जेनेटिक काउंसलिंग भी आप खुद लिख सकते हो. बस आपको थोड़ा सा जानना है कि उसमें क्या क्या है, इंडिकेशन क्या क्या है, और टाइप्स क्या क्या है जेनेटिक काउंसलिंग का, क्यों करना है इसको, और इसका मैनेजमेंट मतलब कैसे मैनेज करना है, क्या वही है जेनेटिक काउंसलिंग. फिर प्रीनेटल डायग्नोसिस. काउंसलिंग इसीलिए करते ताकि इंसान प्रीनेटल मतलब जो डायग्नोसिस है उसको करे फॉर देयर बेटर फ्यूचर, फॉर टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, तो व्हाट आर द जेनेटिक डायग्नोसिस, प्रीनेटल डायग्नोसिस आर देयर, वो आपको थोड़ा सा याद करके बताना है, लिखना है. ये खुद भी लिख पाओगे. ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा आपको आइडिया रहे तो आप खुद भी लिख सकते हो. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. यस, सो थैंक यू वेरी मच. ओके, कल भी मैं क्लास लूंगी. आप लोगों का तो ये ऑडिटरी पाथवे, विजुअल पाथवे हो ही गया है फिजियोलॉजी में, राइट? Auditory pathway and visual pathway already you have finished in physiology. फिजियोलॉजी में हो गया है ना? फिर भी कल मैं थोड़ा सा उसको ब्रशअप करूंगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं 10 बजे से लूंगी क्लास. ओके, 10 o'clock से मैं कल क्लास लूंगी और उसको थोड़ा सा ब्रशअप करूंगी. और अप्लाइड और क्लिनिकल भी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एनाटॉमी में तो ये पाथवे आता भी नहीं है, फिर भी हमारे टॉपिक में है तो इसीलिए हम थोड़ा सा उसको आपको फिर से ब्रशअप कर देंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास.